माननीय सम्मान के योग्य श्री दीप सिंह जी, गांव के सरपंच श्रीमती अनिता देवी जी, मेरे साथ के सभी साथीगण, गांव से पहुंचे हुए बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, नारी शिक्षण एवं सशक्तिकरण के मुद्दे पर जो मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत धन्यवादी समझता हूँ। आज वैदिक भाषा के अनुसार शिव तब तक उदासीन माने गए हैं जब तक शक्ति शिव की ओर अग्रसर न हो। सरल अर्थों में अगर मैं समझाऊं आपको, तो शिव शक्ति के बगैर शव के समान। भौतिक शास्त्र में, जिसको आप अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हो, उसमें जो संबंध पदार्थ का ऊर्जा के साथ होता है, सम्यक दर्शन में जो संबंध पुरुष का प्रकृति के साथ होता है, गणित में जो संबंध अनंत का शून्य के साथ होता है, भाषा विज्ञान में जो संबंध शब्द का अर्थ के साथ होता है, समाज शास्त्र में जो संबंध पिता का माता के साथ होता है, वेदांतिक रहस्य में शिव और शक्ति के बीच में वही संबंध। भारतीय रहस्यवाद में शिव और शक्ति दोनों को अलग करना बिल्कुल मुश्किल। कोई व्यक्ति अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि माता श्रेष्ठ है कि पिता श्रेष्ठ है, कोई आपसे ये प्रश्न पूछे कि शब्द श्रेष्ठ है कि अर्थ श्रेष्ठ है, मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पर जो मौजूद व्यक्ति है, कोई उसका सही से उत्तर नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ ये है कि ना तो इन दोनों में कोई भी श्रेष्ठ है और ना दोनों में से कोई भी तुच्छ है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझे आप, बल्कि उत्तर ये है इस प्रश्न का कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अंग्रेजी में इसका अर्थ है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जहां पर जिस भारतीय दर्शन में औरत को हमने शक्ति का दर्जा दिया है, और आज इस प्रांगण के अंदर बैठ करके अगर हम नारी सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे अंतर मन में एक विरोधाभास पैदा हो जाता है कि क्या बात हो रही है। नारी तो सदैव से सशक्त थी। हाँ, ये बात अलग है कि आज तक जो भी, अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप कुछ भी उठा करके देखोगे, तो आपको हर जगह मेल पेट्रियार्की है, जिसको कई पितृसत्ता आपको देखने को मिलती है। लेकिन कुछ एक उदाहरण है, मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। हमारे पूर्वोत्तर भारत में एक ट्राइब है, एक कबीला है, उसका नाम है घारो ट्राइब। चाइना के अंदर एक ट्राइब है, उसका नाम है मोसुआ ट्राइब। एक न्यू गिना, एक छोटा सा एक द्वीप है, उसके अंदर एक चैमरी कबीला। कोस्टारिका के अंदर है ब्राई कबीला। ये दो मैंने आपके सामने उदाहरण रखे हैं आज। ये वो जगह है जहां पर मेल सत्ता है, फीमेल सत्ता है, मातृ सत्ता वहां पर है। और मातृ सत्ता का अर्थ ये है कि वहां पर जो ब्रेड अर्नर हैं, जो रोजी रोटी कमाने वाली जो व्यक्ति हैं, वो वहां पर स्त्रियां हैं, पुरुष नहीं करते। यहाँ पर जिस तरीके से प्रॉपर्टी सीधा का सीधा लड़कों को हम दे देते हैं, उस समाज के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी महिलाओं को दी जाती है। और इसके अंदर आपने देखा भारत भाई हिंदुस्तान से है, लेकिन फिर भी अगर हम नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात कर रहे हैं, तो विरोधाभास का उठना बहुत लाजमी है मेरे मन के अंदर। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। इस स्थिति के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं। जिस समाज के अंदर पितृसत्ता रही है, उससे विपरीत सदा एक आंदोलन खड़ा हुआ है। और ये जो आज जिस कार्यक्रम के अंदर हम बैठे हैं, ये भी एक तरह का आंदोलन ही है। टोरी मोई एक अंग्रेजी लेखिका है, और उन्होंने 1985 में एक लेख लिखा। क्योंकि मैं अंग्रेजी साहित्य से जुड़ा हूं, तो उनके पुस्तक का नाम है सेक्सुअल एंड टेक्सुअल पॉलिटिक्स। उन्होंने हमारे सामने, उस पुस्तक के अंदर उन्होंने हमारे सामने दो शब्दों को हमारे सामने रखा। एक शब्द था फीमेलनेस और दूसरा शब्द था फेमिनिटी। और फेमिनिटी एक तरह का आंदोलन है। फेमिनिटी को हम हिंदी में बोलते हैं नारीवाद, जिसमें नारीवाद को एक राजनीतिक रूप का आंदोलन कहा गया है, जो स्त्रियों को इज्जत और बराबरी के लिए खड़ा किया गया। इसके पश्चात एक और अंग्रेजी साहित्यकार हुए हैं, उनका नाम हुआ है मैरी वोल्सक्राफ्ट।
जिन्होंने 1792 तकरीबन 300 साल पहले एक पुस्तक थी ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, उसके अंदर भी ऐसी सी कोशिश उन्होंने की है। एक और अंग्रेजी साहित्यकार है एलन शोल्डर, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द न्यू फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। उस पुस्तक में तो उन्होंने यहां तक बताया कि स्त्रियों को कला के योग्य भी नहीं समझा जाता था। उन्होंने ऐसे लेखकों को भी नकारा है और ऐसी 213 स्त्रियों का अपने साहित्य के अंदर उन्होंने उदाहरण दिया है जो पुरुष सिद्धांतवादियों और साहित्यकारों के द्वारा नेग्लेक्ट कर दी गई, उनको दरकिनार कर दिया गया। यानी कि मेल सत्ता जहां पर भी रही है, पितृ सत्ता जहां पर भी रही है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट, एक आंदोलन सदा खड़ा हुआ है। अगर पुरुषवाद था तो उसके विरुद्ध में नारीवाद भी खड़ा हो गया। यहां पर मैं कुछ और अंग्रेजी साहित्यकारों के नाम बताना चाह रहा हूं। ब्रोने मैने, वर्जीनिया वुल्फ, लोरिस लेसिंग, मार्गरेट ड्रेबल जैसी बहुत सारी अंग्रेजी लेखिकाएं जिन्होंने इस विषय के ऊपर, नारीवाद के विषय के ऊपर बहुत बोला है। हिंदुस्तान के अंदर भी अगर आप देखो तो हमारे बच्चे यहाँ पर सिलेबस में भी हम पढ़ते भी हैं। कमला दास हैं, शशि देशपांडे हैं, कमला मार्कंडे हैं, अनिता देसाई हैं, महाश्वेता देवी हैं। इन्होंने भी बहुत ज्यादा नारी के उत्थान के बारे में लिखा है। और आज 2016 के अंदर बैठ करके 300 साल के बाद भी अगर हम नारी उत्थान के विषय में बात कर रहे हैं तो ये जो बिंदु है इसका सीधा सीधा अर्थ एज ए एकेडमिशियन, एज ए टीचर से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर मैं कोई समझता हूं तो क्या है, उसका सीधा सा कारण ये है कि जब जेंडर इक्वेलिटी जेंडर डोमिनेंस में बदल जाती है तो ये समस्या रहती है। जो आंदोलन फेमिनिज्म को लेकर के, नारीवाद को लेकर के, स्त्रियों की बराबरी के लिए खड़ा किया था, वो आंदोलन धीरे 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 नारी आधिपत्य के अंदर परिवर्तित होता जा रहा है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। नारी बराबरी की जो लड़ाई है वो नारी आधिपत्य की लड़ाई बन रही है और इसलिए मेल डोमिनेंस का जो लोग होते हैं, जो मेल साहित्यकार जो होते हैं, वो नारियों को दमन करने का कार्य करते हैं और स्त्री जो साहित्य होता है वो नारियों को उठाने की बात करते हैं और ये लड़ाई लगातार चलती रहती है। एलन शोल्डर ने तो गाइनो टेक्स्ट और गाइनो क्रिटिसिज्म जैसे शब्द भी पैदा कर दिए कि ऐसा लेख बनाइए जो स्त्रियों के लिए अलग से लिखा जा सके। मैं ये बोलना चाहता हूं कि नारी शिक्षा या सशक्तिकरण, इसके अंदर जो हमारा नजरिया होता है वो सबसे बड़ी बाधा होती है। पुरुष साहित्य जब भी नारी विरोधी होगा, स्त्री साहित्य उसके विरोध में सदैव खड़ा हो जाएगा और ये लड़ाई सतत चलती चली जाएगी। साहित्यिक मनोवृत्ति जब समाज में एक विचारधारा के रूप में विकसित होती है तो वो एक सामाजिक चेतना के रूप में व्यक्तिगत चेतना को प्रभावित करती है और कई बार जो पुरुषवादी जो चेतना होती है वो स्त्री को इतना कमतर आंकने लग जाती है कि ये आंदोलन एक लड़ाई में परिवर्तित हो जाता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, लड़ाई नहीं होना चाहिए आंदोलन। जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, अगर माता और पिता में से श्रेष्ठ चुना हो तो आप किसको चुनोगे? आपके पास उत्तर नहीं है। मैं कहता हूं कि मेल और फीमेल दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं और दोनों विपरीत ध्रुवों के बिना प्रकृति के अंदर किसी भी तरह की रचना संभव नहीं है। पुरुष का अपना स्थान है, स्त्री का अपना स्थान है, दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है। हम दोनों जो लिंग हैं इनकी अपनी स्वायत्तता है, अपनी इंडिविजुअलिटी है और हमको उस इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब तक ये इंडिविजुअलिटी के प्रति हमारी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ये लड़ाई सतत जारी रहने वाली है, इसका मैं कोई अंत देखता नहीं हूं। इसके आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शिक्षा के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं। यहाँ पर आने वाला जो समय है वो स्त्री और पुरुष की जो लड़ाई है, जो अभी तक चलती आ रही है, उस लड़ाई से बड़ी खतरनाक लड़ाई में बदलने वाला है। आने वाले समाज के अंदर या आने वाले समय में सिर्फ दो ही तरह के व्यक्ति आपको नजर आएंगे। एक व्यक्ति नजर आएगा स्किलफुल, जिसके अंदर कुछ गुण है, जिसके अंदर कला है, जो किसी चीज में दक्ष है, और दूसरा व्यक्ति वो होगा जो अनस्किल्ड है या जिसके पास कोई कला नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की दक्षता नहीं है। और आप ये बात समझ लें
क्योंकि मैं इस विषय पर ज्यादातर शोध करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में जो व्यक्ति स्किल्ड होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, जो व्यक्ति स्किल्ड है सिर्फ उसी का ही सर्वाइवल है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब वो व्यक्ति चाहे खेती से जुड़ा हो और चाहे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, सिर्फ और सिर्फ स्किल। एक छोटा सा मैं उदाहरण स्किल के बारे में बोलना चाहता हूँ। बायोलॉजिकल एग्जाम्पल है, जर्मनी के अंदर एक छोटा सा रिसर्च होता है, उसमें 2 गोरिल्ला को लेके आते हैं। 2 गोरिल्ला आ जाते हैं और दोनों गोरिल्ला को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और दोनों को 2 दिन तक भूखा रखा जाता है। स्वाभाविक रूप से जब उनको भूख लगेगी तो वो तड़पेंगे, उनको रोटी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जब इनको भूख लग रही है बहुत ज्यादा, तो दोनों के दोनों पिंजरों के अंदर ऊंचाई पर केलों का पूरा गुच्छा टांग दिया और इतनी ऊंचाई पर वो गुच्छा टांग दिया गया कि अगर वो छलांग भी लगाए तो उनको वो गुच्छा हाथ में नहीं आ रहा। फिर भी भूखे मर रहे हैं, बड़ी परेशानी हो गई। एक दिन और बीत गया और ज्यादा भूख से वो परेशान हो गए हैं। खाना सामने है, खाना खाएं कैसे, दुविधा है। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, दोनों के दोनों जो पिंजरे थे उसके अंदर एक स्टूल रख दिया और 2 पिंजरों के मध्य जो खाली जगह थी उसके बीच में एक पर्दा टांग दिया काले रंग का कि दोनों गोरिल्ला आपस में एक दूसरे को देख नहीं सके। भूख से बिलबिला रहे हैं, सामने खाना है, स्टूल पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा गोरिल्ला करे तो क्या करे। एक गोरिल्ला ने बुद्धि दौड़ाई कि क्या ये स्टूल रखा गया, क्या इसका कोई प्रयोग हो सकता है। और एक गोरिल्ला ने उस स्टूल उठाया, स्टूल के ऊपर खुश खड़ा हुआ और केले तोड़ के खा गया। उसकी भूख मिट गई और जो दूसरा गोरिल्ला दूसरी तरह था वो सोच ही नहीं सकता कि स्टूल का भी प्रयोग हो सकता है। स्टूल का प्रयोग नहीं हुआ, वो भूखा मरता रहा। पर्दा हटा दिया गया, दूसरा गोरिल्ला देख रहा है कि वो रोज केले खा गया, तू केले क्यों नहीं खाया। यही है फर्क स्किल का और अनस्किल्ड का। जो मैं आपको ये बात किस लिए बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्कूल है, यहाँ पर शिक्षा का हम लोग कार्य कर रहे हैं। दिन आप घर से बाहर निकलिए, आपके सामने 1000 तरह की ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको समस्याएं आपको समझ में आएंगी, समस्याएं आपको नजर आएंगी। आपके सामने अपनी 2 गोरिल्ला की तरह है। अब आपने कौन सा गोरिल्ला बनना है आप देखिए। जो व्यक्ति उन समस्याओं में से समाधान निकाल लेता है, जो चीजें हमारे सामने शिक्षा मौजूद है उस शिक्षा में से अपने लिए गुणकारी चीजें निकाल लेता है, वो तो हो जाएगा स्किल्ड और उसका आगे सर्वाइवल है। और जो बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहेगा ठूठ की तरह कि पढ़ा रहेगा, मुझे कोई इस बात से मतलब नहीं है, वो हो जाएगा अनस्किल्ड, उसका सर्वाइवल होगा नहीं। मेरे एक बोटनिस्ट हुए, जूलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये बात बकायदा बोली भी है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो भी आप लोग एक्वायर करते हो अपनी जिंदगी के अंदर, वो आपकी आने वाली पीढ़ी में जाएगा। जिस गोरिल्ला ने स्टूल पे खड़ा होकर के केले खाए थे, वो अपने आने वाली नस्ल को ये ज्ञान जरूर देगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो स्टूल का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से उसकी आने वाली नस्ल भी बहुत ज्यादा दक्ष पैदा होगी, निपुण पैदा होगी। इसलिए आप दक्षता के ऊपर कार्य करें, निपुणता के ऊपर कार्य करें, सभी, चाहे उसमें लड़का है और चाहे लड़की है। दक्ष होंगे सर्वाइवल है, अगर दक्ष नहीं होंगे तो सर्वाइवल नहीं है। जहां तक नारी सशक्तिकरण के मुद्दे की बात है, मैं यहाँ पर आपके सामने एक जिक्र कर रहा हूँ मार्गरेट एटवुड का। उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बुक थी सरफेसिंग, उसके अंदर लिखा हुआ है, दिस अपर वॉल टू रिफ्यूज टू बी ए विक्टिम अनलेस आई कैन डू दैट आई कैन डू नथिंग, आई हैव टू रिकेंट, गिव अप द कोल्ड बिलीफ that I am powerless and because of it nothing I can do will ever hurt anyone. A lie which was always more disastrous than the truth would have been. सलाम अर्थों में इसको मैं समझाऊं, हर चीज के 2 रास्ते हैं, शिकार या शिकारी, जीतना या हारना, समझदारी या नासमझदारी, शहर या जंगल, अच्छा या बुरा, लड़ना या पलायन करना। परंतु एक तीसरा रास्ता भी है, बुराई से बच नहीं सकते, उसका सामना कर सकते हैं। समाज से अलग नहीं रह सकते, पर खबरदार रह सकते हैं, होशियार रह सकते हैं।
हमें अपने अंदर के एक सच्चे इंसान को जन्म देना है और अपना रास्ता स्वयं चुनना है, चाहे वो सिर्फ लड़का हो और चाहे लड़की हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली।